हाँ, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम रमेश प्रसाद स्निग्ध है और आज मैं आपको एजुकेशनल साइकोलॉजी का जो लर्निंग चैप्टर पिछले वीडियो में करवाया था उसी का सेकेंड पार्ट शुरू करने जा रहे हैं। लर्निंग से रिलेटेड मैंने पिछले वीडियो में, अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है तो मेरा वीडियो ज़रूर देखेंगे, क्योंकि उसमें लर्निंग का अर्थ, लर्निंग के प्रकार, लर्निंग के रीजन, कई चीज़ें हम लर्निंग की क्या विशेषताएँ होती है, कौन कौन से फैक्टर हैं, कौन कौन से कारक हैं जो लर्निंग को प्रभावित करते हैं, इसके बारे में मैंने बताया था। और वह वीडियो बहुत लंबा था। आज मेरा वीडियो छोटा है, जिसमें आज मैं आपको लर्निंग कर्व के बारे में बताने जा रहा हूँ, अधिगम वक्र के बारे में बताने जा रहा हूँ कि लर्निंग कर्व क्या होता है और कैसे इसको इंडिकेट किया जाता है। तो शुरू करते हैं लर्निंग कर्व के बारे में। अधिगम, लर्निंग का मतलब सीखना। देखिए, सीखने की जो प्रक्रिया होती है वह एक समान नहीं होती है। कभी आदमी ज़्यादा सीखता है कम समय में, कभी कम समय में ज़्यादा सीखता है, कभी ज़्यादा समय में कम सीखता है। तो इसीलिए शिक्षाविदों ने इसके 4 भागों में बांटा है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि अधिगम लर्निंग कर्व है क्या। देखिए, लर्निंग कर्व का सबसे पहले एक शिक्षाविद थे जिनका नाम था हरमन हिविंगस। हरमन हिविंगस ने 1885 में लर्निंग कर्व के बारे में बताया था। और उन्होंने एक डेफिनीशन दिया था, डिफाइन किया था कि व्हेन द स्पीड, अमाउंट एंड प्रोग्रेस ऑफ लर्निंग। स्पीड का मतलब होता है गति से, अमाउंट का मतलब मात्रा से, और प्रोग्रेस का मतलब कितना आपका उन्नति होता है। तो व्हेन द स्पीड, अमाउंट एंड प्रोग्रेस ऑफ लर्निंग इज रिप्रेजेंटेड ऑन ए ग्राफ, एक ग्राफ पेपर पर जब हम इसको इंडिकेट करते हैं, स्पीड को, अमाउंट को, प्रोग्रेस को, इट इज़ सेड टू बी कर्व ऑफ लर्निंग। इसी को अधिगम का सीखना कहा जाता है। हिंदी में भी मैंने लिखा है, क्योंकि देखिए मेरा वीडियो की एक विशेषता होगा कि जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उनको हिंदी में ये सीख सकते हैं, जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं वह इंग्लिश में सीख सकते हैं। क्योंकि मेरा ये प्रयास रहेगा कि मेरा जितना भी वीडियो होगा उसमें इंग्लिश हिंदी दोनों बाइलिंगुअल हम लिखेंगे, बाइलिंगुअल भी आपको समझाएंगे। तो अधिगम की गति, मात्रा तथा उन्नति को जब हम ग्राफ पेपर पर प्रदर्शित करते हैं तो वह अधिगम के वक्र कहलाते हैं। अधिगम वक्र को 4 तरह से परिभाषित किया जा सकता है। देखिए कौन कौन से हैं वह हम आपको बताने जा रहे हैं। 4 प्रकार कौन कौन से हैं। नंबर एक जो है, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है स्ट्रेट लाइन कर्व। पहला नंबर में है स्ट्रेट लाइन कर्व। स्ट्रेट लाइन कर्व पहला नंबर है, स्ट्रेट लाइन कर्व, जिसको हिंदी में कहा जाता है, स्ट्रेट लाइन कर्व को हिंदी में कहा जाता है सरल रेखीय वक्र। सरल रेखीय वक्र। दूसरे नंबर में है जिसको कहा जाता है पॉजिटिव कर्व, जिसको कॉनकेव कर्व भी कहा जाता है। कॉनकेव कर्व भी कहा जाता है। कॉनकेव कर्व, पॉजिटिव का मतलब होता है घनात्मक या अवतल, इसको आप कह सकते हैं अवतल वक्र। देखिए, अगर आप साइंस बैकग्राउंड होंगे या 10th तक आपने साइंस पढ़ा होगा तो अवतल और उत्तल के बारे में जानते होंगे। कॉनकेव का मतलब होता है अवतल दर्पण। जब हम इसका कॉनकेव मिरर अवतल दर्पण है, लेकिन यहाँ कॉनकेव यानी अवतल दर्पण का जो शेप होता है, कैसा होता है, उससे रिलेट करके लर्निंग कर्व को इंडिकेट किया जाता है। तीसरा नंबर जो है वह आपका निगेटिव कर्व है। निगेटिव कर्व जिसको कॉन्वेक्स कहा जाता है, कॉन्वेक्स कर्व कहा जाता है। देखिए, इसको हिंदी में ऋणात्मक ऑब्लिक में आप लिख सकते हैं उत्तल वक्र। और जो चौथे नंबर में होता है जिसको मिक्स कर्व कहा जाता है, मिक्स्ड कर्व
जिसको मिक्स कर्व को कहा जाता है एस टाइप कर्व, एस टाइप कर्व, जिसको हिंदी में कहा जाता है मिश्रित वक्र या एस टाइप वक्र। अब ये चार तरह से, अधिगम वक्र को चार तरह से परिभाषित किया गया है। स्ट्रेट लाइन में क्या होता है, पॉजिटिव कर्व में क्या होता है, निगेटिव कर्व में क्या होता है और मिक्स कर्व में क्या होता है, यह प्रत्येक के बारे में हम आपको डिटेल से बताएंगे। पहला नंबर हम चलते हैं, स्ट्रेट लाइन कर्व क्या होता है और कैसे यह इंडिकेट किया जाता है। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम 1 बाय 1 करके एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले हम स्ट्रेट लाइन कर्व के बारे में बताएंगे। नंबर 1 में स्ट्रेट लाइन कर्व, इसमें क्या होता है देखिएगा ध्यान से। ये ग्राफ हम बना रहे हैं, देखिए इधर मात्रा है, आप अमाउंट लिख सकते हैं हिंदी इंग्लिश में, और इधर टाइम है। देखिए इसको हम इंडिकेट करते हैं। अगर बराबर समय में समय इक्वल हो और लर्निंग भी उतना ही हो रहा हो उसी हिसाब से, ये जो लाइन होगा स्ट्रेट लाइन हुआ, इसका मतलब है कि अगर कोई स्टूडेंट 1 घंटा में 1 पेज याद करता है, 1 घंटे में 1 याद करता है, तो दूसरे घंटे में वह दूसरा 2 पेज याद कर लेगा, और तीसरे घंटे में वह 3 पेज याद करेगा। मान लीजिए पहले घंटे में वह 1 पेज याद कर लिया, पहले घंटे में वह 1 पेज याद कर लिया, दूसरे घंटे में वह 2 पेज याद कर लिया, तीसरे घंटे में तीसरा पेज याद कर लिया, चौथे घंटे में चौथा पेज याद कर लिया, पाँचवें घंटे में 5वां पेज याद कर लिया। इसका मतलब है कि उसका जो लर्निंग हो रहा है वह सरल रेखीय वक्र के अंतर्गत आएगा। लेकिन बता दें मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कि अगर यह कंडीशन बहुत रेयर केस में होता है कि जितना समय दो, समय बराबर हो उसी के हिसाब से लर्निंग हो, ऐसा होता नहीं है। शुरू में अगर स्टूडेंट में बहुत जोश है और बहुत मज़ा आ रहा है, तो हो सकता है पहले घंटे में वह 1 पेज याद कर लिया, लेकिन दूसरे घंटे में वह 1 पेज नहीं बल्कि हाफ करता है, तीसरे घंटे में वह 1.5 करता है, चौथे घंटे में वह 3.5 भी कर सकता है। इसीलिए यह एप्लीकेबल नहीं होता है। इसका मतलब है कि सरल रेखीय कर्व रेयर केस में बहुत कम, बिरले ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका लर्निंग लेवल हमेशा एक जैसा होता है। तो सरल रेखीय जो कर्व है, सरल रेखीय वक्र है, वह बहुत ही रेयर केस में देखा जाता है। लेकिन चूँकि विद्वानों ने ये बनाया है, हरमन इंग्विश ने बनाया, उनका कहना था कि नहीं, कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं, सब तो ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनको सरल रेखीय वक्र के द्वारा इंडिकेट किया जाता है। अब हम आते हैं दूसरा नंबर में। पहला नंबर आपका हो गया, दूसरा है पॉजिटिव कर्व। पॉजिटिव कर्व को कॉन्केव कर्व भी कहा जाता है। देखिए पॉजिटिव कर्व में क्या होता है, दूसरे नंबर में हम आते हैं। दूसरा आपका है पॉजिटिव कर्व, जिसको कॉनकेव कर्व भी कहा जाता है। सबसे पहले कॉनकेव के बारे में आपको बता दें कि अगर मान लीजिए ये आपका है अगर ये सतह देखो धंसा हुआ है,
तो यह कॉनकेव कहलाता है, जिसको हिंदी में कहा जाता है अवतल। अवतल कहा जाता है हिंदी में, अवतल वक्र। अब देखो ध्यान से, इस वक्र में क्या है कि शुरू में उसका स्पीड थोड़ा सा धीरे है, बाद में उसका फिर तेज बढ़ता चला गया, तो इसीलिए इसको अवतल वक्र कहा जाता है। और अवतल का मतलब होता है जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो। जब हम ग्राफ पेपर पर बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा, ग्राफ पेपर पर तब आपको पता चलेगा। इधर मान लीजिए मात्रा है और इधर आपका समय हो गया। ये हम इंडिकेट करते हैं, घंटे से ही इंडिकेट कर देते हैं या दिन से भी इंडिकेट आप कर सकते हैं। अब देखिए इसका जो कर्व होता है वह इस तरह का होता है। अब देखिए यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ पर यह है आपका ग्राफ। जब देखते हैं तो ये जो ग्राफ है, यह कर्व जो कहलाता है, यह पॉजिटिव वर्क, यानी देखिए शुरू में जो है इसका स्पीड बढ़ा, फिर धीरे धीरे फिर जा कर के शीर्ष पर चला जा रहा है। इसका मतलब है पॉजिटिव कर्व में क्या होता है, व्हेन द स्पीड ऑफ लर्निंग, इसका लिखना चाहें, व्हेन द स्पीड ऑफ लर्निंग when the speed of learning is less, when the speed of learning is less in the beginning, but increases towards the end, it is called positive कर्व। अब देखिए पॉजिटिव कर्व में क्या होता है, कह रहा प्रारंभ में जो लर्निंग होता है, प्रारंभ में कम पर बाद में अधिगम अधिक होता है, तो ऐसे वक्र को पॉजिटिव कर्व यानी घनात्मक वक्र कहा जाता है। यानी शुरू में लर्निंग इसका स्लो है, लेकिन बाद में फास्ट हो गया है, तो इसीलिए यह अवतल वक्र भी इसको कहते हैं, पॉजिटिव वर्क कहते हैं। यानी शुरू में बच्चा जब पढ़ना शुरू करता है तो धीरे धीरे सीखता है, बाद में उसका स्पीड बढ़ जाता है, इसीलिए पॉजिटिव कर्व की संभावना होती है लर्निंग में। और यह डिपेंड करता है, कई फैक्टर हैं, फैक्टर के बारे में आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था, तो वो सारे कारक हैं जो इसको प्रभावित करते हैं। तो आपने देखा कि पॉजिटिव वक्र जो है, जिसको कॉनकेव कर्व भी कहा जाता है, अवतल वक्र कहा जाता है इसको, और इसको घनात्मक, यानी यह जो है लर्निंग के लिए बहुत अच्छा है। यानी अगर कोई स्टूडेंट में धीरे धीरे प्रोग्रेस हो रहा है, शुरू में धीरे हो रहा है लेकिन बाद में तेज़ हो जाता है, उसका अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ जाता है, उसका IQ लेवल बढ़ जाता है, उसका विलिंगनेस बढ़ जाता है, उसका एटीट्यूड बढ़ जाता है, तो वह बच्चा ज़्यादा प्रोग्रेस करता है। तीसरे नंबर का जो है
तीसरे नंबर में निगेटिव कर्व, तीसरे नंबर है निगेटिव कर्व। तीसरे नंबर में निगेटिव कर्व है, जिसको निगेटिव कर्व जिसको कहा जाता है कन्वेक्स, कन्वेक्स कर्व कहा जाता है। ऋणात्मक, ऋणात्मक वक्र कहा जाता है, या उत्तल, उत्तल वक्र कहा जाता है। देखो उत्तल का मतलब क्या होता है, उभरा हुआ, जिसका सतह उभरा हुआ हो। देखिए उत्तल में क्या होता है, ध्यान से देखेंगे, ये वाला पोजीशन आ जाता है दर्पण में, ये उत्तल दर्पण है, यानी उभरा हुआ है। उभरा हुआ का मतलब है, इसके पहले वाला हम पॉजिटिव में देखे थे कि शुरू में कम था, बाद में तेज हो गया, लेकिन इसमें शुरू में तेज रहेगा, बाद में कम हो जाएगा। तो अवतल का जस्ट उल्टा उत्तल हो गया। तो इसमें क्या होता है, व्हेन द स्पीड ऑफ लर्निंग, व्हेन द स्पीड ऑफ लर्निंग, when the speed of learning is more initially but declines towards the end, it is called निगेटिव कर्व। इसी को कहा जाता है कॉन्वेक्स कर्व। अब देखिए इसका हम बनाते हैं, डायग्राम बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा, यानी इधर मात्रा है, इधर आपका समय है, इसमें क्या होता है कि इस तरह से चलता है। देखिए इसके पहले वाले में था ये जो है, अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, शुरू में तो तेज चला, लेकिन बाद में क्या हो गया, धीमा हो गया। मोर इनिशियली बट डिक्लाइंस टुवार्ड्स द एंड, इट इज़ कॉल्ड निगेटिव कर्व, कॉन्वेक्स कर्व। देखिए कॉन्वेक्स का सतह क्या उभरा हुआ है, और कॉनकेव में देखे थे इसके पहले में इस तरह का था, यानी शुरू में धीरे बाद में तेज। इसमें शुरू में तेज बाद में धीरे, तो निगेटिव हो गया। यानी एक स्टूडेंट पहले शुरू में 1 घंटे में 1 पेज लर्न कर लेता था, लेकिन बाद में क्या हुआ, 5 घंटे के बाद वह 1 घंटा में सिर्फ आधा पेज कर रहा है, छठे घंटे मान लीजिए 1/4 कर रहा है। तो यह जो हुआ ये निगेटिव हो गया। तो निगेटिव होने का कई कारण होता है। हो सकता है वह स्टूडेंट बीमार हो, या हो सकता है उसके माइंड में कोई प्रॉब्लम हो, या हो सकता है वो थकान हो, या कोई ऐसा मिक्स चीज़, कम्प्लेक्स चीज़ आ गया हो उसके, जो कि उसे समझ में नहीं आ रहा हो टीचर के बार बार बताने पर, तो वह कंडीशन होता है, निगेटिव कर्व प्रोड्यूस होता है। इसको हिंदी में लिखना चाहें तो हिंदी में आप लिख सकते हैं, ऋणात्मक, जब सीखने की गति प्रारंभ में तीव्र हो, पर अंत में धीमी पड़ जाए, तो ऐसे वक्र को ऋणात्मक या उत्तल वक्र कहा जाता है। तो निगेटिव कर्व के बारे में आपको बता दिया कि व्हेन द स्पीड ऑफ लर्निंग इज मोर इनिशियली बट डिक्लाइंस टुवार्ड्स द एंड, शुरू में तेज हो लेकिन बाद में धीमा पड़ जाए। देखो धीमा पड़ गया इसलिए स्टेट हो गया। तो यह जो है निगेटिव कर्व होता है।
और यह कंडीशन तब आता है स्टूडेंट के विलिंगनेस पर, उसकी सोच पर, या उसके बहुत सारे फैक्टर हैं जो फैक्टर इसमें कारक होते हैं जिसके वजह से ऐसा कंडीशन हो जाता है। जिसे मान लो कभी कभी क्या होता है कि कोई टीचर बहुत अच्छा पढ़ा रहा है, उसका ट्रांसफ़र हो गया, तो ट्रांसफ़र होने के बाद बच्चे को जब क्लास में दूसरा टीचर मिला तो उसके साथ एडजस्ट होने में बहुत टाइम लग जाता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, निगेटिव लर्निंग जो है शुरू हो जाता है, और बच्चा शुरू में बहुत अच्छा सीख रहा था लेकिन दूसरे टीचर से उसका केमिस्ट्री नहीं मिला, जिसके वजह से ये प्रॉब्लम होता है। इसके बाद 4th नंबर है, जो चौथे नंबर में लर्निंग कर्व हैं, वह मिश्रित कर्व के नाम से जाना जाता है, जिसको मिक्स कर्व कहा जाता है। 4th नंबर में जिसको मिक्स्ड कर्व या एस टाइप कर्व कहा जाता है। एस टाइप कर्व, मिश्रित वक्र या एस प्रकार का वक्र। इसमें क्या होता है, ध्यान देंगे, इसमें क्या होता है कि इस तरह का चलता है। मिश्रित में कभी तेज कभी धीमा, इस तरह का कंडीशन आता है। इसमें देखेंगे यहाँ पर तेज है, यहाँ थोड़ा सा धीमा हो गया, फिर यहाँ देखेंगे यहाँ तेज हो गया, फिर धीमा हो गया, तो इस तरह से चलता है, फिर जो है अस्थिर हो जाता है। तो यह एस टाइप कर्व कहते हैं। इसको आप लिख सकते हैं, इवन when we forget then learn and then forget again and again learn. It is called मिक्स्ड कर्व। इसका मतलब हुआ कि जब हम भूलते जा रहे हैं, सीखते जा रहे हैं, फिर से भूलकर सीख रहे हैं, तो सीखने का जो वक्र होगा वह मिश्रित होगा। यानी इसमें क्या होता है कि आदमी क्या करता है कि कोई चीज़ याद किया, आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो भूल जाएंगे, फिर दोबारा याद करना पड़ेगा। इसीलिए कहा जाता है कि कोई भी चीज़ को बार बार प्रैक्टिस करें। अगर आप बार बार 1 वीक में करते हैं तो वह परमानेंट आपका रहेगा। अगर लंबे समय तक के लिए छोड़ देते हैं तो फिर गायब हो जाएगा, फिर पेपर में दोबारा पढ़ना पड़ेगा। बहुत से स्टूडेंट करते हैं कि मान लो अप्रैल से सेशन शुरू हुआ और सितंबर में एग्ज़ाम उसका है, तो अप्रैल में जो चीज़ें सीखा है उसको दोबारा रिवाइज नहीं किया तो सितंबर पहुंचते पहुंचते तक साफ़ हो जाता है। वही कंडीशन में क्या होता है कि
मिश्रित कर्व जिसको कहते हैं कि मिश्रित वक्र, यानी इस प्रकार का जो है लर्निंग कर्व बन जाता है उसके साथ। उसका कारण क्या है कि आपको शुरू में जब टीचर पढ़ा रहा था तो 100% नॉलेज था उसके पास, पहली बार में आपके दिमाग में 45% आया, फिर उसके बाद आपने प्रैक्टिस नहीं किया तो 10% रह गया, फिर आप 15 दिन के लिए छोड़ दो तो 2% हो जाएगा, फिर बाद में आपका 0% हो जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, एक अमेरिका के साइंटिस्ट ने सर्वे किया था, उन्होंने बताया था। तो यह कंडीशन आता है। इसीलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप बच्चे को, आप टीचर हैं, आप बच्चे को अगर पढ़ाते हैं तो बार बार प्रैक्टिस करने के लिए ज़रूर बोलें, क्योंकि लर्निंग के डेफिनीशन में भी आपको बताया गया होगा कि अगर आदमी प्रैक्टिस करता है, एक्सरसाइज करता है, तभी एक्सपीरियंस होता है। अगर प्रैक्टिस नहीं करेगा, ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं लेगा, तो उसके व्यवहार में, बिहेवियर में चेंज नहीं होगा। तो इसीलिए ये 4 प्रकार के लर्निंग कर्व हैं जिस पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर कोई स्टूडेंट शुरू में सीखता है, फिर भूल जाता है, फिर सीखता है, फिर भूल जाता है, तो कौन से लर्निंग कर्व के अंतर्गत आएगा? तो मिश्रित कर्व के अंतर्गत आएगा। और उसका जो ग्राफ होगा यह इस तरह का होगा, जो एस टाइप का स्ट्रक्चर बना रहा है। तो ये लर्निंग कर्व के बारे में आपको जानकारी दी गई है। अब जो है हम इसी में एक और ऐड ऑन करते हैं, एक प्लेटियस कर्व कहलाता है, प्लेट्यू कर्व कहलाता है। उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी आपको दे दें कि प्लेट्यू इन लर्निंग, सीखने में पठार, या इस पर भी क्वेश्चन आ जाता है। क्योंकि यह लर्निंग कर्व का ही एक पार्ट है, एक तरह से समझ लीजिए। लर्निंग इन प्लेट्यू, जिसको कहा जाता है सीखने में पठार या अधिगम में पठार। अधिगम में पठार का मतलब क्या होता है? पठार देखिए एकदम प्लेन होता है, एक तरह से ऊपर जाने का शुरू में गया, फिर इस तरह का कंडीशन बन जाता है। तो जब किसी स्टूडेंट के साथ एक ऐसा समय आता है जब लर्निंग बिल्कुल स्टॉप हो जाती है, यानी आगे लर्निंग होती ही नहीं है, बहुत प्रयास करने के बाद भी नहीं कर पाता है, तो वह जो कंडीशन होता है वह लर्निंग इन प्लेट्यू कहलाता है, अधिगम में पठार। इसके भी डेफिनीशंस आप थोड़ा सा जानेंगे कि किस तरह का इसका डेफिनीशन है, यह क्यों होता है, कैसे होता है, क्या कारण है इसका। तो लर्निंग इन पठार का जो डेफिनीशन है, इसका डेफिनीशन है व्हेन देयर इज ए टेम्पोररी hindrance in the process of learning. This is known as plateau in learning या लर्निंग इन प्लेट्यू। देखिए हिंदी में जब सीखने की गति में कुछ समय के लिए रुकावट
आ जाती है तो उसे सीखने में पठार कहते हैं। तो उसे सीखने में पठार कहते हैं। इसका मतलब जैसे मान लीजिए इसका अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो इस तरह से कंडीशन आ गया, ये बिल्कुल स्ट्रेट हो गया यहाँ। तो ये जो कंडीशन होता है यह लर्निंग इन प्लेट्यू होता है। जब सीखने की गति में कुछ समय के लिए रुकावट होने का कई कारण हो सकता है। आगे हम कारण बताएंगे कि क्या क्या कारण है जिसके वजह से लर्निंग इन प्लेट्यू का निर्माण होता है स्टूडेंट के लाइफ में। और स्टूडेंट जब सीखता है तो उसके लाइफ में इस तरह का परिवर्तन होता है। द रेट ऑफ लर्निंग is never the same। कभी भी सीखने की गति समान नहीं होती है, यह आप जान लीजिए। और लर्निंग कर्व में जो पहला बताया गया था स्ट्रेट लाइन कर्व, तो इसीलिए मैंने बताया कि वह रेयर केस में होता है, 1% स्टूडेंट के केस में होता है, और जगह वह नहीं होता है। द रेट ऑफ लर्निंग इज नेवर द सेम, इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। लर्निंग जो है कभी बढ़ता है कभी घटता है। सीखने की गति सदैव एक समान नहीं रहती। सीखने की गति कभी भी एक समान नहीं रहती। यह घटती बढ़ती रहती है। कुछ विद्वानों ने इसका डेफिनीशन भी दिया है। अब देखिए डेफिनीशन, मैं एक दो डेफिनीशन लूँगा, ज़्यादा लेने की इसमें ज़रूरत नहीं है। कभी कभी पूछ देता है कि लर्निंग इन प्लेट्यू किसने कहा था, किसने डेफिनीशन दिया था, या रॉस के अनुसार या कीट के अनुसार या नीट के अनुसार क्या होगा। तो वह देखेंगे, एक दो डेफिनीशन से आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये आपको समझ में आ गया कि व्हेन देयर इज ए टेम्पररी हिंड्रेंस, ये परमानेंट नहीं होता। टेम्पररी, मान लो कोई स्टूडेंट है एग्ज़ाम के समय बीमार पड़ गया, पहले वह फर्स्ट टर्मिनल एग्ज़ाम में बहुत अच्छा नंबर लाया, दूसरे में वह बहुत गलत आ गया उसका, क्योंकि एग्ज़ाम के 15 दिन पहले बीमार। तो हिंड्रेंस, तो उस तरह के कंडीशन में लर्निंग इन प्लेट्यू का निर्माण हो जाता है। या मान लीजिए और भी बहुत सारे रीजन हैं, घर में किसी तरह का मतभेद हो गया, किसी तरह का टेंशन हो गया, तो उस कंडीशन में भी ऐसा होता है। अब देखिए रॉस ने कहा था लर्निंग इन प्लेट्यू के बारे में, रॉस ने क्या कहा है वह आप जानेंगे। अकॉर्डिंग टू रॉस, एक शिक्षाविद थे जिन्होंने दिया था लर्निंग इन प्लेट्यू का डेफिनीशन कि प्लेट्यू इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट Plato is the most important in the process of learning। यानी लर्निंग में पठार का जो है बड़ा महत्व है, मोस्ट इम्पोर्टेंट इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। सीखने की प्रक्रिया की मुख्य विशेषता है। सीखने की प्रक्रिया की मुख्य विशेषता पठार है। सीखने की प्लेट्यू इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग
it emphasized emphasizes the time span when there is no process in our learning process, there is no progress in our लर्निंग प्रोसेस। ने सीखने की प्रक्रिया की मुख्य विशेषता पठार है। ये उस अवधि को व्यक्त करते हैं, ये उस अवधि को व्यक्त करते हैं, उस अवधि को व्यक्त करते हैं जब सीखने की क्रिया में उन्नति नहीं होती, अब देखिए, ये प्लेट्यू इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। इट एम्फेसाइजेज द टाइम स्पान व्हेन देयर इज नो प्रोग्रेस इन आवर लर्निंग प्रोसेस। यानी हमारे लर्निंग प्रोसेस में टाइम देने के बाद भी अगर प्रोग्रेस नहीं होता है तो वह जो है सीखने में पठार कहा जाता है। सीखने की प्रक्रिया की मुख्य विशेषता पठार है। ये उस अवधि को व्यक्त करते हैं जब सीखने की क्रिया में उन्नति नहीं होती है। यह रॉस के अनुसार है। देखिए, मैं पूरा इंग्लिश एक साथ नहीं लिखा हूँ, इसीलिए आप ध्यान देंगे। ये पूरा डेफिनीशन उन्हीं का है कि प्लेट्यू इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। इट एम्फेसाइजेज द टाइम स्पान व्हेन देयर इज़ नो प्रोग्रेस इन आवर लर्निंग प्रोसेस। अगर हमारे लर्निंग प्रोसेस में टाइम देने के बाद भी प्रोग्रेस नहीं होता है तो उसे प्लेट्यू इन लर्निंग कहा जाता है। हिंदी में है, सीखने की प्रक्रिया की मुख्य विशेषता पठार है। ये उस अवधि को व्यक्त करते हैं जब सीखने की क्रिया में उन्नति नहीं होती। एक और विद्वान का हम ले लेते हैं। एक और विद्वान जिन्होंने लर्निंग इन प्लेट्यू के बारे में जो डेफिनेशन दिया है, उनका नाम है, अकॉर्डिंग टू रेक्स एंड नाइट, दोनों मिल करके दिए थे। अकॉर्डिंग टू रेक्स एंड नाइट, इन्होंने क्या कहा था? इनका कहना था प्लेट्यू अकर्स इन आवर लर्निंग प्रोसेस। प्लेट्यू अकर इन आवर लर्निंग प्रोसेस when we have reached a stage in learning and are about to enter in the next phase, to enter in the next phase। सीखने में, हिंदी में मैं लिख देता हूँ, सीखने में पठार तब आते हैं जब व्यक्ति सीखने की एक व्यवस्था पर पहुंच जाता है।
और दूसरी में प्रवेश करता है, और दूसरी में प्रवेश करता है। देखिए डेफिनेशन से क्लियर है कि प्लेट्यू अकर इन आवर लर्निंग प्रोसेस व्हेन वी हैव रीच ए स्टेज इन लर्निंग एंड आर अबाउट टू इंटर इन द नेक्स्ट फेज। अब अगर नेक्स्ट फेज में पहुँच, जैसे मान लीजिए कोई चैप्टर आप कर रहे हैं, पहला चैप्टर में बड़ा मज़ा आया आपको, लेकिन दूसरा चैप्टर में उतना मज़ा नहीं आया, तो वो ऐसा कंडीशन में क्या होगा, प्लेट्यू का निर्माण हो जाएगा। तो जो रेक्स और नाइट ने मिल करके जो डेफिनेशन दिया, यह भी सीखने में पठार को फुलफिल करता है कि सीखने में पठार तब आते हैं जब व्यक्ति सीखने की एक व्यवस्था पर पहुंच जाता है और दूसरी में प्रवेश करता है, तो यह कंडीशन होता है। अब ये दो डेफिनेशन हैं। इसके बाद कॉजेज ऑफ प्लेट्यू, जो पठार का निर्माण होता है लर्निंग में, सीखने में जो पठार का निर्माण, उसका क्या कारण है, व्हाट इज द रीजन, क्या कारण है, कुछ कारण हैं। कॉजेज ऑफ प्लेट्यू, पठार के क्या कारण हैं, क्यों पठार आ जाता है लर्निंग में, उसके कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखेंगे। यही सब रीज़न है जिसके वजह से लर्निंग में पठार का निर्माण हो जाता है, यानी एक स्टेज के बाद रुक जाता है, वह क्यों होता है। पहला पॉइंट है अनविलिंगनेस ऑफ चाइल्ड, बच्चे की इच्छा का ना होना। किसी को आप ज़बरदस्ती नहीं पढ़ा सकते हैं। कहा गया है कि घोड़े को नदी के किनारे तुम ले जा सकते हो, लेकिन घोड़े के मर्जी के बिना पानी नहीं पिला सकते हो। इसीलिए जब तक बच्चे में इच्छा नहीं पढ़ने का है, आप ज़बरदस्ती उसको नहीं सिखा सकते हैं। तो सीखना ज़बरदस्ती का नहीं है, इसीलिए प्लेट्यू का निर्माण होने का रीज़न है, पहला नंबर है कि अनविलिंगनेस ऑफ चाइल्ड, यानी बच्चे का इच्छा का ना होना। इसीलिए पहले उसकी इच्छा को जगाइए। इच्छा को जगाने के लिए मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है, उसको इंस्पायर कीजिए, मोटिवेट कीजिए, यही सब रीज़न है। रिवार्ड दीजिए, हैं, तो बच्चे में आ सकता है विलिंगनेस। ट्रांसफ़र ऑफ द टीचर, मान लो एक टीचर बहुत अच्छा पढ़ा रहे थे और वो टीचर का अचानक ट्रांसफ़र हो जाता है, दूसरा टीचर आ जाता है, उस कंडीशन में भी बच्चे का लर्निंग जो होना चाहिए, लर्निंग में प्रोग्रेस, वह नहीं हो पाता है और प्लेट्यू का निर्माण हो जाता है। तीसरा जो पॉइंट है चाइल्ड गेटिंग इफेक्टेड बाय मेंटल हेल्थ। अगर बच्चे को, मान लो बच्चा बिल्कुल ठीक था लेकिन उसे मानसिक बीमारी हो गई, किसी तरह का बीमारी से ग्रसित हो गया, उसके बाद भी लर्निंग में जो है प्लेट्यू का निर्माण हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि गुड हेल्थ गुड माइंड, अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा है तो आपका मस्तिष्क भी प्रॉपर वे में काम करेगा। इसीलिए यह ध्यान रखना है कि बच्चे को मेंटल हेल्थ पर भी ध्यान देना है, मेंटल हाइजीन पर ध्यान रखना है, ताकि बच्चे का अगर स्वास्थ्य ठीक रहेगा तब वह बच्चा पढ़ाई में भी अच्छा करेगा। इसीलिए प्लेट्यू का निर्माण नहीं होगा। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है कम्प्लेक्सिटी इन वर्क, कार्य में जटिलता। बहुत ज़्यादा काम अगर बच्चे को मिल जाता है, उस कंडीशन में भी बच्चे में प्लेट्यू का निर्माण हो जाता है। इसीलिए काम लेवल के अनुसार होना चाहिए और बच्चे इजीली कर ले। इसीलिए कहा जाता है कि आजकल टीचिंग मेथड्स वगैरह में टीचर को नए नए इन्वेंशन आ रहा है। आजकल तो ऑडियो वीडियो बहुत सारे प्रोग्रेस चल रहे हैं। अब देखिए ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, अभी ऐसा कंडीशन है, तो बच्चे को माइंड सेट को बदलने की ज़रूरत है, ताकि जब आप बदलेंगे तभी इसका निर्माण नहीं होगा। तो प्लेट्यू के निर्माण का यह भी कारण है। नेक्स्ट है नो इंटरेस्ट ऑफ अ स्टूडेंट इन लर्निंग। अगर बच्चे को सीखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो लाख कोशिश करो वह नहीं सीखेगा। अगर बच्चे को दिमाग में शुरू में अगर यह डाल दिया जाए कि मैथ बहुत टफ सब्जेक्ट है, साइंस बहुत सब सब्जेक्ट है, तुम नहीं कर सकते हो, तो बच्चा लाख कोशिश करेगा, वह नहीं कर पाएगा। इसीलिए प्लेट्यू का निर्माण हो जाता है। टाइम ऑफ टीचिंग, सीखने का समय। इसीलिए जो टाइम टेबल बनाया जाता है स्कूल में, ऐसा टाइम टेबल होना चाहिए जिसमें कठिन सब्जेक्ट को पहले और आसान सब्जेक्ट को बाद में। तो यह टाइम टेबल, आप टीचर बनने जा रहे हैं तो यह जिम्मेवारी आपको स्कूल में मिल सकती है, तो इसका आपको ध्यान रखना होगा। आप ट्रेनिंग में भी पढ़े होंगे, ट्रेनिंग आप किए हुए अगर हैं या ट्रेनिंग करने वाले हैं, जैसा भी है, या सीटेट की तैयारी कर रहे हैं,
तो सीखने के लिए समय जो है निर्धारित होना चाहिए कि किस समय क्या चीज़ सिखाया जाए बच्चों को, ताकि प्लेटू का निर्माण नहीं हो। नेक्स्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है नॉट लिस्ट, क्लास इन्वायरमेंट। क्लास का कक्षे का वातावरण जो है बहुत सुंदर होना चाहिए, क्रॉस वेंटिलेशन होना चाहिए, भीड़ भाड़ नहीं होना चाहिए। 40 बच्चे का सीट है, 60 बच्चे बैठा दो, कहाँ से लर्निंग हो, तो प्लेटू का निर्माण होगा। दूसरी बात है एकदम बंद दरवाज़ा है, हवा नहीं क्रॉस कर रही है, पेड़ पौधे नहीं हैं। इसीलिए कहा जाता है ना कि स्कूल का जितना बड़ा प्रमाइसेस है उसमें 40% बना होना चाहिए, 60% जो है उसका खुला होना चाहिए, प्ले ग्राउंड होना चाहिए, एक्टिविटी ग्राउंड होना चाहिए, लैब होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो कक्षा का वातावरण भी अगर उत्तम है तो प्लेटू का निर्माण नहीं होगा, अगर कक्षा का वातावरण उत्तम नहीं है तो प्लेटू का निर्माण हो जाएगा। तो ये सारे रीजन हैं। तो हमने आपको आज लर्निंग कर्व के बारे में बताया और लर्निंग इन प्लेटू के बारे में बताया। नेक्स्ट क्लास में हम आपको थ्योरी ऑफ लर्निंग, जो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग दिया है, किसी ने व्यवहारवाद का सिद्धांत दिया, किसी ने संज्ञानात्मक ज्ञान सिद्धांत दिया, व्यवहारवादी, संबंधवादी, वो सारे चीज़ के बारे में लेकर के आएंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे शेयर करना ना भूलें, लाइक करना, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।